नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जिस राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे सीधा सीधा असर डाल सकते हैं 2029 के लोकसभा चुनावों पर। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है, उस पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने मैसिव विक्ट्री पाई है इस विधानसभा चुनाव में। अब वो मैसिव विक्ट्री कैसे हुई है और ये जो आंकड़े हैं हम कैसे देख रहे हैं लोकसभा चुनावों के नतीजों पर असर कर सकते हैं, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो वरुण, तो पहले बताइए कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे हैं, क्या ये सिर्फ राज्य की राजनीति में बदलाव है या 2029 की लोकसभा सीट पर सीधा सीधा असर करेंगे ये जो? शुक्रिया ईशा आपका बहुत। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे इस बार आए हैं, जो विधानसभा चुनावों के आए हैं, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है, जिस तरीके का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 207 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और लगभग 45% के ऊपर, लगभग 46% का जो है वोटों का आंकड़ा है, मतलब मतों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। अगर इसको हम आंकड़ों में देखें तो 2,92,00,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनावों में प्राप्त हुए हैं। उसी तरीके से अगर तृणमूल कांग्रेस के प्रदर्शन पे निगाह डालें तो 15 साल के राज के बाद तृणमूल कांग्रेस को 2,60,00,000 के करीब, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अधिक मत प्राप्त हुए हैं और पार्टी जो है 80 सीटों पर सिमट गई है। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस की 215 सीटें थी, इस बार 135 सीटों के नुकसान के साथ और लगभग 41% मतों के साथ पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई है। तो अगर वैसे देखा जाए तो मतों का प्रतिशत लगभग 4-4.5% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है और सीटें लेकिन बहुत ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। मतों की को अगर देखा जाए तो 32 लाख के ऊपर की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिली है। अब जहाँ तक आपने बात की लोकसभा चुनावों की, देखिए अभी तो 2026 चल रहा, लोकसभा चुनावों में अभी तो कुछ टाइम है, 3 साल का लगभग समय है, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जिस तरीके का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वो बहुमत बहुत कुछ कहता है जी। और ये जो आंकड़े आए हैं, ये ज़रूर ना केवल हमारी, ना केवल विरोधियों की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी इस आंकड़े पे ज़रूर होगी। क्योंकि देखिए, आखिरकार 2029 का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें, देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर 42 लोकसभा क्षेत्र हैं। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे 29 लोकसभा क्षेत्र जो थे, उन्होंने उसमें जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी केवल 12 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। देखिए, मैं 12 सीटों पर सिमट कर रह गई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पश्चिम बंगाल के अंदर, जो ये सुन रहे होंगे वो ये जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर कभी भी कोई बड़ी प्लेयर नहीं रही है। 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी को 18 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिली, जिनमें से 16 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार अपने चुनावी इतिहास में पहली बार जीत मिली थी। 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो आसनसोल और दार्जिलिंग को छोड़ के बाकी 16 क्षेत्रों पे भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पहली बार बढ़त मिली थी। तो उस आंकड़े से भाजपा गिरी, 18 से 12 पे आई और तृणमूल कांग्रेस, जिसको 22 सीटें मिली थी 2019 में, उसका आंकड़ा 22 से बढ़कर 29 पे पहुंचा 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए, जो पहले शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि जो 12 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती थी जी, उन सीटों पे किस तरीके का प्रदर्शन भाजपा का इस बार रहा है। देखिए, जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन्हीं से बनकर
लोकसभा के क्षेत्र बनते हैं और 7 ऐसे विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक लोकसभा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंदर बनता है जी। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो 42 लोकसभा क्षेत्र और 294 असेंबली सीट्स इस तरीके से बनती हैं। अब मैं जहां तक बात कर रहा हूं, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने 12 लोकसभा के क्षेत्र जीते थे उसमें कैसा प्रदर्शन रहा। देखिए पिछली बार अलीपुर द्वार, ये सब उत्तर बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, उत्तर बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भाजपा का। 54 विधानसभा क्षेत्रों में से 40 पर कब्जा किया है इस बारी। अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बलूरघाट, राणाघाट और ये अगर बात की जाए तो मालदा उत्तर और इसके साथ रानाघाट, बनगांव और उसके बाद तामलुक, कांथी और पुरुलिया और बिष्णुपुर, ये 12 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों में हासिल की थी। टीएमसी की गढ़ मानी जाती थी एक समय। जी, जैसे तामलुक और कांथी की बात करें, तामलुक और कांथी तो 2024 के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी इतिहास में जीती है और इसके लिए श्रेय जाता है शुभेंदु अधिकारी का, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है ये तामलुक और कांथी। तामलुक से खुद 2 बार लोकसभा का चुनाव शुभेंदु अधिकारी जीते, उनके भाई भी वहाँ से सांसद रहे। तो ये जो इस बात को देखना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी ने जो जीत दर्ज विधानसभा में की है उसकी शुरुआत तो देखिए हो चुकी थी पहले से ही। ये तो अब अपने उसके जिसे कहते हैं परिणति पे पहुँचे, फाइनल रिजल्ट पे पहुँचे। अगर हम आए वापस लोकसभा के ऊपर तो जो मैंने अभी 12 सीटों का जिक्र किया, इन 12 में से इस बार के चुनाव में भी 11 लोकसभा क्षेत्रों पर भाजपा को बढ़त हासिल है। यानी इन 12 में से अगर लोकसभा चुनावों को देखा जाए विधानसभा क्षेत्र को के परिप्रेक्ष्य में, तो 11 सीटें भाजपा अभी भी बचा रही है। यानी लोकसभा में 12 में से जो पिछली बार जीती थी 11 रिटेन करने की स्थिति में है। अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज, बलूरघाट, अगर इन 5 सीटों पे पहले हम जाए तो देखिए अलीपुर द्वार में जो 2019 में पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, इससे पहले ये सीट कभी भी नहीं जीती थी और 2024 में ये सीट रिटेन की भारतीय जनता पार्टी ने और 75,447 वोटों से ये सीट रिटेन की थी। अब जब हम अभी का आंकड़ा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 3 लाख के ऊपर बढ़त मिली है तृणमूल कांग्रेस पे। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तृणमूल कांग्रेस को कुल वोट 5,63,542 और भारतीय जनता पार्टी को 8,63,906 वोट इस क्षेत्र में मिले हैं। यानी 3 लाख से ज़्यादा की बढ़त मिली है अलीपुर द्वार में। इसी तरीके से जलपाईगुड़ी में ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती, ये सीट भी 2024 में रिटेन की। यहाँ पे 2024 का जो जीत का आंकड़ा था वो 86,693 का था। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ 3,28,126 का आंकड़ा है। यानी कि इस बार के विधानसभा क्षेत्र चुनावों में अगर इस लोकसभा क्षेत्र के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों को अगर हम एक तरीके से कैलकुलेट करें उनके पड़े मतों की संख्या, तो भाजपा को 3,28,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त तृणमूल कांग्रेस के ऊपर मिली है। इसी तरीके से दार्जिलिंग में 2024 में जो मार्जिन था 1,78,000 के ऊपर था। ये सीट ऐसी है जो दार्जिलिंग की जो पहली बार भाजपा ने 2009 में जीती थी, जब जसवंत सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे। अब उसका मार्जिन अगर देखा जाए तो उसमें भी 20,000 की बढ़त है। 1,98,000 से ऊपर की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र में मिलती दिख रही है। रायगंज में ये एक ऐसी सीट है जहाँ पे पिछली बार मार्जिन ज़्यादा था, 68,000 से ऊपर था। इस बार 15,000 कुछ की बढ़त भाजपा को यहाँ मिली है, लेकिन अभी भी लीड पर है। और बलूरघाट में पिछली बार 10,000 के ऊपर मार्जिन था, जो 2024 में सीट जीती थी। ये सीट भी रिटेन की थी, ये सीट भी पहली बार 2019 में जीती थी भाजपा ने। रायगंज की सीट में बताना भूल गया, वो भी पहली बार 2019 में जीती थी। जो 16 सीटें हमने बताई थी कि पहली बार भाजपा ने 2019 में जीती, ये सीटें उनमें शामिल हैं।
बलूर घाट में ये आंकड़ा 10,386 जो 24 में जीता था भाजपा ने आंकड़े से, वो 85,000 के ऊपर चला गया है। तो ये आप देखिए जो भाजपा है, अगर आप ये कह सकते हैं कि ये तो सीटें जीती हुई है तो यहाँ पे आंकड़ा बढ़ रहा है तो क्या है, लेकिन बताना ज़रूरी है कि कम से कम भाजपा अगर अपने गढ़ों को बचा रही है और आगे फिर तृणमूल के गढ़ों के ऊपर कब्जा भी कर रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मालदा उत्तर में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी 77,000 के ऊपर, इस बार ये एक वो जो सीट है, जब मैं कह रहा हूँ 12 में से जो एक सीट रह गई है, यहाँ पर तृणमूल को इस बार 38,000 के ऊपर की ज़्यादा बढ़त मिली है इन चुनावों में। तो ये 12 में से एक सीट मालदा उत्तर की है जो भाजपा खो सकती है लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। इसके अलावा रानाघाट, बनगांव बहुत अच्छी बढ़त मिली है। रानाघाट में सबसे ज़्यादा बड़ी बढ़त मिली है पूरे 42 लोकसभा क्षेत्रों में, 3,38,000 के ऊपर की बढ़त है रानाघाट में, जो पिछली बार 1,86,000 के ऊपर थी। ये सीट भी भाजपा ने रिटेन की थी, ये सीट भी 2019 में पहली बार जीती थी, और बनगांव की सीट भी 2019 में पहली बार सीट जीती थी। 73,000 के ऊपर मार्जिन था पिछली बार, वहाँ भी आंकड़ा बढ़कर 2,01,000 के ऊपर गया है इन चुनावों में। इसके बाद हम बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी के गढ़ों की, तमलुक और कांती की, जो 2024 में जैसा कि हमने जिक्र किया पहली बार भाजपा जीती थी। वहाँ पे भी आंकड़ा बहुत भारी है। तमलुक में 1,84,000 के ऊपर की बढ़त है, कांती में 1,61,000 के ऊपर की बढ़त है। इसी तरीके से पुरुलिया और बिष्णुपुर, पुरुलिया में 2,29,000 की बढ़त भाजपा को तृणमूल के ऊपर मिली है, और बिष्णुपुर में 1,60,000 के ऊपर की बढ़त है। ये बिष्णुपुर की सीट 2024 में भाजपा केवल 5,500 वोटों से जीती थी, तो वहाँ पे आंकड़ा बढ़कर 1,60,000 हो गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पुरुलिया जहाँ 17,000 से ज़्यादा वोटों से जीती थी भाजपा, वहाँ 2,29,000 के ऊपर का आंकड़ा चला गया मार्जिन में, तो यानी भर भर के वोट एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो ये तो बात हो गई उन 11 क्षेत्रों की, 12 जिनमें से 11 पे भाजपा आगे है। इसके अलावा और कितने क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है, तो मैं अब आंकड़ा आपको बता देता हूं। बिल्कुल उल्टा हो गया है, रिवर्स है। तृणमूल कांग्रेस जो 2024 में 29 सीटों पे आगे चल रही थी लोकसभा के, वो अब केवल 13 सीटों पे इस चुनाव के बाद बढ़त बनाती हुई दिख रही है। भाजपा को 29 लोकसभा क्षेत्रों पे बढ़त मिली है। अगर इसको हम उस तरीके से देखें, भाजपा को इस बार कुछ बिहार की सीट पे भी बढ़त मिली है। पिछली बार 39,000 कुछ ज़्यादा के वोटों से निश्चित प्रामाणिक जो अब मंत्री बन गए हैं शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में, उन्हें हार मिली थी। इस बार 2,25,000 की बढ़त है कुछ बिहार के अंदर। इसके अलावा मालदा दक्षिण की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं जीती आज तक, वहाँ पर भी 31,583 वोटों की बढ़त भाजपा को मिली है इस विधानसभा चुनावों में। इसके अलावा कृष्णानगर की सीट, यहाँ से भी लगभग 1 लाख वोटों के करीब 99,000 कुछ वोटों से भाजपा आगे रही है। इसके अलावा बैरकपुर की सीट जो भाजपा से पिछली बार निकल गई थी हाथों से, जो 2019 में जीती थी, वहाँ भी भाजपा की बढ़त 97,000 के ऊपर रही है। दमदम की सीट से 1,44,000 की बढ़त भाजपा को मिली है। दमदम की सीट भाजपा ने पहली बार 1998 में जीती थी, 1999 में भी जीती थी, और उसके बाद से कभी नहीं जीती। इसके अलावा बारासात की सीट पहली बार, आई थिंक बारासात की लोकसभा सीट पे भाजपा को बढ़त मिली है 51,000 से ज़्यादा वोटों से आगे, कभी नहीं सीट ये जीती है भाजपा ने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हुगली की सीट, ये सीट भाजपा 2019 में भी जीती थी, 24 में ये सीट निकल गई थी, वहाँ से 1,35,000 की बढ़त है। आरामबाग से 2,34,000 की बढ़त है। तमलुक तो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। तमलुक कांती के साथ ही एक सीट आती है घाटल की, ये सीट भी भाजपा ने कभी नहीं जीती है, इस पर 1,10,000 के ऊपर की बढ़त है। झारग्राम सीट जो 2019 में जीती थी, इस बार निकल गई थी हाथ से 24 में, 1,65,000 की बढ़त है। मेदिनीपुर 1,38,000 से ज़्यादा की बढ़त है। बांकुड़ा 3,08,000 से ऊपर की बढ़त है। बर्धमान पूर्वा, ये सीट भी भाजपा कभी नहीं जीती है लोकसभा में, 1,29,000 के ऊपर की बढ़त है।
बर्धमान दुर्गापुर जो 2019 में पहली बार जीती थी, यहाँ भी 1,24,000 की बढ़त है। आसनसोल की सीट 1,32,000 की बढ़त। ये सीट पहली बार भाजपा ने 2014 में जीती थी, 2019 में रिटेन की, लेकिन 24 में हार गए थे। और बोलपुर और बीरभूम की सीट, ये दोनों सीटें भी भाजपा ने कभी अपने इतिहास में नहीं जीती हैं। बोलपुर की सीट से 56,000 से ज़्यादा वोटों की बढ़त है और बीरभूम की सीट से भी लगभग 11,000, 10,000 से कुछ ज़्यादा की बढ़त भाजपा के पास है। तो अगर देखा जाए, इसका जवाब अगर है कि लोकसभा में कितनी बढ़त है इस बार, तो भाजपा को 29 लोकसभा क्षेत्रों पे बढ़त है, तृणमूल कांग्रेस को बाकी बची हुई 13 सीटों पे बढ़त है। मैं जल्दी से वो 13 सीटें भी बता देता हूँ जहाँ तृणमूल कांग्रेस को बढ़त हासिल है। एक तो हम जिक्र कर चुके हैं मालदा उत्तर की सीट, यहाँ से तृणमूल को बढ़त हासिल है। इसके अलावा जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, बशीरहाट, जयनगर, डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता नॉर्थ, जादवपुर, मथुरापुर और हावड़ा की सीट, यहाँ से भी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त है। उलुबेरिया और हावड़ा की सीटों पर भी तृणमूल कांग्रेस को बढ़त है। एक बात और मैं आपको यहाँ बता दूँ, कलकत्ता दक्षिण और कलकत्ता जो उत्तर की सीटें हैं कोलकाता की, यहाँ से भी जो मार्जिन तृणमूल कांग्रेस का पिछली बार बहुत ज़्यादा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार काफ़ी कम कर दिया है। जैसे कि कलकत्ता दक्षिण की बात अगर की जाए तो माला रॉय जो पिछली बार 1,87,000 की बढ़त से चुनाव जीती थी, जहाँ पे भवानीपुर भी आता है, वहाँ पर इस बार जो बढ़त है वो बहुत कम रह गई है। और इसी तरीके से जो कलकत्ता उत्तर की बात है, जो सुदीप बंदोपाध्याय ने पिछली बार जो सीट जीती थी 92,000 के मार्जिन से जीती थी, वहाँ भी आंकड़ा अब मेरे हिसाब से 46,000 कुछ वोटों का रह गया है। तो ये बहुत एक जिसे आप देखना चाहें कि बहुत डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। कोलकाता दक्षिण में भी 1,87,000 जैसा मैं बता रहा था, 52,000 के ऊपर की कोई बढ़त तृणमूल कांग्रेस के पास रही है। तो मार्जिन कम करने में भाजपा काफ़ी हद तक कामयाब रही है इन चुनावों में। यहाँ तक कि डायमंड हार्बर की सीट भी जो है अभिषेक बनर्जी की, वहाँ पर भी मार्जिन बहुत कम हुआ है। तो वरुण, जैसा आप बता रहे हैं कि 29 सीटों पे बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए बढ़त दिखाई दे रही है, तो क्या इसे हम मान सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक संकट है, अलर्ट अभी से जारी हो चुका है? बिल्कुल राजनीतिक संकट है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि उनके जो खुद के गढ़ हैं, हालांकि आगे हैं कई गढ़ों में, जैसे कलकत्ता, मैंने दक्षिण की बात की, कलकत्ता नॉर्थ की बात की, वहाँ पर भी मार्जिन जिस तरीके से गिरा है, ये ज़रूर है कि भाजपा लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में वहाँ बढ़त नहीं ले पाई है अभी। लेकिन जैसे देखिए कलकत्ता की अगर हम जिक्र करें, कोलकाता के अंदर जो 11 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भवानीपुर को मिलाकर 6 सीटों पे जीत दर्ज की थी। पिछली बार 0 मिला था तृणमूल को, इस बार 5 सीटें मिली, 11 सीटों से 5 पे वो आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने भवानीपुर, मानिकतला, राजबिहारी, काशीपुर, बेलगाचिया की सीटों पे कब्जा किया कलकत्ता के अंदर। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट जिसे कहते हैं चीज़ हुई है इस बारी। और इसी तरीके से ये लोकसभा के क्षेत्रों में भी वो बढ़त को कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। और देखिए बशीरहाट में भी जैसे 3,33,000 वोटों से तृणमूल पिछली बार जीती थी, इस बार आंकड़ा घटकर 1,95,000 की लीड दिखा रहा है। तृणमूल के पक्ष में है जो 13 सीटों का मैंने जिक्र किया। लेकिन देखिए आंकड़ा कैसे गिर रहा है। जयनगर में भी 4,70,000 की बढ़त थी पिछली बार, इस बार 3,18,000 की बढ़त है। मथुरापुर में 2,01,000 की बढ़त थी पिछली बार, से ज़्यादा की बढ़त थी तृणमूल के पास, इस बार 69,000 की बढ़त पे आ गई है तृणमूल कांग्रेस, मतलब 1 लाख से भी नीचे गिर गया है। जादवपुर 2,58,000 की जगह 34,000 की बढ़त पे है तृणमूल कांग्रेस। तो किस तरीके से बढ़त गिरी है, मतलब 2,24,000 वोट कम हो गए हैं जादवपुर के अंदर भी। और उलबेरिया में केवल 21,000 की बढ़त, इस बार 21,677 की बढ़त तृणमूल कांग्रेस के पास है। तो ये आरामबाग में, तो मैंने जैसे बताया कि आरामबाग में तृणमूल के पास पिछली बार ये सीट थी, यहाँ पे भाजपा 2,34,000 की बढ़त से आगे हुई है इस बारी। तो ये मैंने कुछ आपको सीटें बताई, इससे ये साफ पता चल रहा है कि ममता के गढ़ों में सेंध लगी है। बिल्कुल सेंध लगी है। अगर हम एक सीट की बात करें, बहरामपुर की बात करें, सबसे बड़ा सरप्राइज तृणमूल कांग्रेस को वहाँ मिला है। 86,187 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को
तो इतनी मार्जिन से जीतना बहुत बड़ा आंकड़ा होता है वरुण, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बहरामपुर का तो जब ये आंकड़े आए तो बहरामपुर का नतीजा मेरे लिए भी बहुत चौंकाने वाला था। मतलब बहरामपुर का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो कम्प्लीटली ऐसी डेमोग्राफी है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी भी नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट कभी जीती भी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता रहे हैं, 5 बार ये सीट जीते थे। 2024 में यूसुफ पठान ने, तृणमूल कांग्रेस के जो लगातार अधीर रंजन चौधरी 5 बार से चुनाव जीत रहे थे, उनको हराकर ये सीट तृणमूल के झोली में डाल दी थी। अब वहाँ से मैं आंकड़ा देख रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 3,71,585 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रही थी। पहले नंबर पे तृणमूल और दूसरे नंबर पे, जैसे मैंने कहा, अधीर रहे थे, कांग्रेस रही थी। भाजपा ने ये आंकड़ा बढ़ाकर 5,12,273 का कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस 4,26,086 वोटों पे सिमट कर रह गई है और भारतीय जनता पार्टी को 86,187 की बढ़त है। अगर इसको हम लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें, जहाँ तक बात है, अगर थोड़ा सा हम इसको डिटेलिंग में जाएं तो जैसा मैंने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर पश्चिम बंगाल के 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसी तरीके से बरहामपुर के लोकसभा क्षेत्र में भी 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें बुरवान है, कांडी है, भरतपुर है, बेलडांगा है, बहरामपुर है, नोएडा है और रेजी नगर है। देखिए, रेजी नगर और नोएडा में तो सीधा जो तृणमूल को नुकसान पहुंचाया है वो हुमायूं कबीर ने पहुंचाया है। जो आम जनता यूनियन पार्टी है उन्होंने ये दोनों सीटें जीती, हुमायूं कबीर ने ही ये दोनों सीटें जीती हैं, रेजी नगर और नोएडा की, और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को पीछे धकेल दिया है। इसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बार बहरामपुर से चुनाव लड़ा और उन्होंने भी अच्छे खासे वोट तृणमूल के वहाँ पे काटे हैं। और देखिए, अगर इस चक्कर में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 7 में से 4 विधानसभा क्षेत्र जीत गई। ये बुरवान, कांडी, बेलडांगा और बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी की वजह से तृणमूल तीसरे नंबर पे चली गई। और अगर बात करें तो कांग्रेस ने, AIMIM ने और हुमायूं कबीर की पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को यहाँ काफ़ी डेंट पहुँचाई है। देखिए, कांग्रेस को बुरवान के अंदर तकरीबन 10% वोट मिले, 18,000 के ऊपर वोट मिला। इसी तरीके से 31,000 के ऊपर वोट कांडी में मिले, जो कि लगभग 16% हो जाते हैं। अगर बात करें बेलडांगा की तो 17% के ऊपर वोट मिले कांग्रेस के कैंडिडेट को, 39,000 से ज़्यादा वोट उसको प्राप्त हुए। तो इस तरीके से ये TMC के लिए, जिसे कहते हैं, स्प्लिट वोट हो गया। मुसलमानों का वोट बट गया इन पार्टियों के अंदर। जैसा मैंने कहा, अधीर रंजन चौधरी को अराउंड 33% वोट मिले, 73,000 के ऊपर वोट मिले बहरामपुर में, और उन्होंने तृणमूल को तीसरे नंबर पे भेज दिया। बीजेपी यहाँ जीत गई। AIMIM के एक कैंडिडेट को कांडी में 22,976 वोट मिले, तकरीबन 12%। और इसके अलावा एक और हुमायूं कबीर की पार्टी का कैंडिडेट था बेलडांगा में, उसको 20% के ऊपर वोट मिले, 46,000 के ऊपर वोट लेके आया है वो कैंडिडेट। तो इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे बहुत झटका हुआ है। और जो ये 29 लोकसभा क्षेत्र में बता रहा हूँ, उनमें सबसे बड़ा सरप्राइज जो है वो बहरामपुर से भारतीय जनता पार्टी की लीड है। जी बिल्कुल। वरुण, अगर हम बात कर रहे हैं, बीजेपी ने बढ़ोतरी बनाई तो है कुछ नई सीटों में, लेकिन TMC के गढ़ पर भी जब बीजेपी ने अपनी बढ़ोतरी बनाई तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए गए होंगे पश्चिम बंगाल में जिसने मदद की भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोस्पेक्ट के? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को शुरू से बहुत सीरियस लेकर चली है, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर आई थिंक 15 दिन तक लगातार चुनावों के दौरान मौजूद रहे, उससे योगी आदित्यनाथ की रैलियां जिस तरीके से हुई, प्रधानमंत्री की रैलियां जिस तरीके से हुई, उससे साफ पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का मकसद बिल्कुल सरकार बनाना था। इस बारी किसी भी तरीके से 15 साल के ममता बनर्जी के राज को ख़त्म करना था। और भारतीय जनता पार्टी से जो चूक 2021 के विधानसभा चुनाव में हो गई थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी बढ़त बनाकर
18 जब लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा जीती, 121 विधानसभा क्षेत्रों में जब बढ़त बनाई, तो जब 2021 में 77 सीटें आई, देखिए 2021 में 77 सीटें आना कोई छोटी बात नहीं था, 38% के ऊपर वोट आया। अगर उससे पहले की बात करें तो 2016 में केवल 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और 10% से ज़्यादा कुछ मत थे। तो उस तरीके से देखा जाए तो 3 से पार्टी 77 पे पहुंची थी और 10% से पार्टी 38% के ऊपर गई थी। लेकिन 2019 में पार्टी अच्छा प्रदर्शन दे चुकी थी। 2019 में जैसा मैंने बताया 18 लोकसभा क्षेत्रों में जीत के कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने बढ़त बनाई थी। तो 121 से कई लोगों ने उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखा कि पार्टी 77 पे आ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बात अपने दिमाग में रखी और उसी तरीके से 5 साल 21 से 26 तक अपने पूरे रिसोर्सेज, अपना पूरा जिसे कहते हैं एफर्ट इस राज्य में लगाया ताकि ममता बनर्जी को हरा सके। और देखिए नतीजा साफ है, ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ों में भारतीय जनता पार्टी ने घेरा, ना केवल घेरा बल्कि कई जो उनके इलाके हैं वहाँ पे उनको हार का स्वाद भी दिखाया। देखिए जो दक्षिण कलकत्ता है, जो प्रेसिडेंसी का इलाका है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती हैं 166 में से, और तृणमूल को 50 सीटों पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ये इससे साफ पता चलता है कि भाजपा को कामयाबी केवल एक इलाके से नहीं मिली है। जंगल महल में भी खूब अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तरी बंगाल जिसकी पार्टी भाजपा को माना जाता था, वहाँ पे अपना प्रदर्शन रिटेन किया है, बल्कि बढ़ाया भी है, प्रदर्शन में सुधार भी किया है, और ममता बनर्जी को ममता बनर्जी के इलाकों में घेरा भी है, हराया भी है। तो वरुण, आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि 2029 में पश्चिम बंगाल एक निर्णायक राज्य बन जाएगा? लेकिन पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। अगर सीटों की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 और महाराष्ट्र के 48 लोकसभा क्षेत्रों के बाद पश्चिम बंगाल लोकसभा के क्षेत्रों के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश हो जाता है 42 लोकसभा क्षेत्रों के साथ। और इसका ये जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सरकार को बनाने में। जिस तरीके से देखिए 2004 में इंडिया शाइनिंग फेल होने के बाद, अटल जी की सरकार के जाने के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार को समर्थन कहाँ से आया? मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन लेफ्ट फ्रंट ने दिया, और लेफ्ट फ्रंट की बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी 2004 में पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी ही एकमात्र कैंडिडेट थी तृणमूल की जो 2004 के चुनाव में अपनी सीट बचा पाई थी। उससे पहले जो 99 में तृणमूल के 8 सांसद जीते थे, उनमें से उनके अलावा कोई और सांसद अपनी सीट बचा ही नहीं पाया था। तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, सरकार बनाई है, गिराई है इस प्रदेश ने। भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ 12 से और अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन यानी 18 जो 2019 में किया, 29 सीटों पे अगर बढ़त बना रही है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या इसको वो बरकरार रख पाएगी 2029 तक, और क्या इसमें भी और सुधार कर सकती है? जिन 13 सीटों पे ममता को बढ़त मिली हुई है, क्या उनमें से भी कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने जो ये आंकड़ा है उसमें ऐड कर सकती है? देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है 2029 का, ना केवल बाकी प्रदेशों में लेकिन पश्चिम बंगाल पे इस बार सबकी नज़र रहने वाली है। तो वरुण, व्यक्तिगत नेताओं की पकड़ कमज़ोर हो रही है जो पश्चिम बंगाल में, औरों की बात क्या करें, खुद ममता बनर्जी की ही पकड़ खराब हो चुकी है, मजबूत नहीं रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप? महुआ मोइत्रा एक नेता है और कई नेता हैं जिनकी व्यक्तिगत नेताओं की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है, तो क्या संकेत दे? नहीं, देखिए जहाँ तक महुआ मोइत्रा का जिक्र मैंने किया पहले भी, जो मैं आंकड़े मैंने देखे थे पहले भी, उनकी जो कृष्णा नगर की सीट है महुआ मोइत्रा की, भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास में केवल एक बार वो चुनाव जीती है वहाँ से 1999 के में, जबकि सत्यव्रत मुखर्जी वहाँ से चुनाव जीते थे। बहुत करीबी मामला रहा है यहाँ पे पिछले कुछ चुनावों में। पिछली बार 56,000 वोटों से महुआ मोइत्रा चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार का आंकड़ा बता रहा है कि 99,000 से ज़्यादा वोटों से तृणमूल कांग्रेस कृष्णा नगर सीट पर पीछे चल रही है। इसके अलावा दमदम की सीट बहुत महत्वपूर्ण है। सौगत रॉय जो कि तृणमूल के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ 1,44,000 से
तृणमूल कांग्रेस पीछे चल रही है इस बारी। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से जो चुनाव पिछली बार जीते थे, यहाँ पर भी भाजपा ने 1,32,000 के ऊपर की बढ़त बनाई है। तो ये अब साफ पता चल रहा है कि जो भी ये इतने सारे लोग हैं जो कि ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी खुद के लिए एक ना कहीं असेट थे, वो सब चुनाव में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं और इतना आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए इन सीटों के ऊपर कब्जा फिर से जमाना। यहाँ तक कि डायमंड हार्बर की सीट पे अखिलेश बनर्जी, जिनके पिछली बार 7 लाख के ऊपर का वोट मिला था, 2,35,000 का इस बार मार्जिन रह गया है। तो ये और कलकत्ता दक्षिण और उत्तर की बात तो मैंने की। तो इस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि महत्वपूर्ण सीटों पे जहाँ पे भी कैंडिडेट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो भी अपनी सीटों से कहीं पिछड़ ना जाएं, ऐसा डर 2029 के लिए हो सकता है। तो बिल्कुल 2029 में देखने वाली बात होगी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक निर्णायक राज्य बना देंगे 2029 के लोकसभा चुनाव में। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा अनएडिटेड। धन्यवाद।